ठीक। क्या हुआ? नहीं नहीं, एनर्जी मिल रही है आपको नहीं। इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं भाई? गेट नहीं खोला है। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, नहीं बेटा, नो नो नो। जनरली ब्रेक में इतने बच्चे बाहर जाते नहीं हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आप जो है जा रहे हो बाहर, वो हमें पता चल नहीं रहा है। कुछ लोग तो टशन के मारे चाय वाय भी पी रहे हैं, दिखा रहे हैं। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आरिस, पगला गए हो क्या? चलिए, लास्ट सेक्शन में बात करते आरई की बात करते, रेजोनेंस एनर्जी की बात करते। हमने कुछ कंपाउंड जो किए थे उसमें दो क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, जो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट सेक्शन में लिखवाए थे। तो उसकी लैंग्वेज क्या क्या आ सकती है मैं लिखवा देता हूँ, आप सभी लोग क्वेश्चन लिखिए, बात ना करें, लिखें। पहला क्वेश्चन लिखिए, एनिलीन, लिखें एनिलीन इज मोर स्टेबल देन, एनिलीन इज मोर स्टेबल देन। पहला क्वेश्चन लिखिए, एनिलीन इज मोर स्टेबल देन एनी लीनियम आयन, एनी लीनियम आयन। Aniline is more stable than any lineum ion. लिखें explain the reason या give the reason। दो लाइन छोड़ के नया क्वेश्चन लिखें। लिखें आप लोग उसके अंदर फिनोक्साइड आयन, लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दो लाइन छोड़ के लिखें आप लोग, फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन is more stable, is more stable than than phenol, than phenol। Give the reason। आप दोनों क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और पता लगाइए कि ये इसका रीजन क्या हो सकता है। हाँ, इधर पहला क्वेश्चन जो था उसका आंसर ये कि एंजिलीन के 5 आरएस होते हैं और एंजिलीन के 2 ही आरएस बनते हैं। ये हमने लास्ट सेक्शन में कर रखा है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आंसर था कि एंजिलीन के 5 आरएस थे और एंजिलीन के 2 एनिलीनियम के 2 आरएस हैं। ज्यादा आरएस बनते हैं उसकी आर ज्यादा होगी। चिपकाओ इसको, लिखो इसको शब्दों में लिखो। क्या लिखो अभी, ये लिखने की जरूरत नहीं, पहले कुछ क्वेश्चन का आंसर लिखो। बोलिए कैसे, तुम लिखो ना। देखिए, एनिलीन हैज 5 आरएस, aniline has 5 RS, but any lineum ion, but any lineum ion has 2 RS, has 2 RS। अंडरस्टूड है क्या? जवाब हमने लिख ही दिया है। तो ये स्टेटमेंट जो है बोर्ड्स में आ जाए या फिर आपके असेशन रीजन के अंदर नीट में आ जाए तो हो सकता है। आंसर आपने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा? लिखो आप, लिखो लिखो लिखो, जो एनसीईआरटी ने जो लिखा है उसको लिखें आप। इन फिनॉल, इन फिनॉल चार्ज सेपरेशन,
charge separation is observed. Charge separation is observed in its RS. In its RS. That's why it is less stable. It is less stable. आप सभी लोग बोर्ड पे देखो। अब ये जो कहीं जो लास्ट सेक्शन में बात हुई थी तो कहीं लोग भूल जाएंगे, तो फिलहाल मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। इधर आपके सामने एक और एग्जांपल दे रखा है। इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं कि ये आपका माइनस चार्ज फ्लो करेगा, यहाँ पे लोन पे फ्लो करेगा। किसका फ्लो जल्दी होता है? माइनस चार्ज का फ्लो जल्दी होता है, याद रहेगा आपको ये। तो हमने कहा ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू बी के, ए वाले की आरी ज्यादा होगी बी वाले की। इसका अगर एनसीईआरटी के हिसाब से अगर इसका आंसर देखें या एनसीईआरटी की जो है बातें को देखें, तो ये कंपाउंड के हमने कहा था इसके हमने आरएस बनाया, ये बनाया आरएस, ये बना आपका। ये दोनों इक्विवेलेंट है। हाँ, दोनों सेम ही तो है ना। यहाँ पे जब लोन पे हमने किया तो ना ये बना आपका, ना ये आपका प्लस और माइनस चार्ज बने। बताओ कहाँ पे चार्ज सेपरेट हो चुके हैं? ये दूसरी बार क्वेश्चन आ चुका है। मतलब पहले तो अपने हमने किया था फिनोल के केस में ना, ये जब किसी आरएस में प्लस और माइनस चार्ज दोनों अपीयर हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं बच्चों चार्ज सेपरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? चार्ज सेपरेट हो गए, मतलब चार्ज का सेपरेशन हो चुका है। मतलब प्लस माइनस चार्ज दोनों बन चुके हैं। प्लस माइनस चार्ज जब बन जाते हैं तो ऐसा आरएस अनस्टेबल हो जाता है, या फिर इसका कंट्रीब्यूशन कम रहेगा, इसलिए ये मॉलिक्यूल जो होगा वो उसके। क्या आपको समझ में आया क्या होता है चार्ज सेपरेशन? प्लस माइनस चार्ज। तो फिनोल के आप जो आरएस बनाते हो उसमें प्लस माइनस चार्ज बनते हैं, इसलिए अनस्टेबल है। ये आसानी समझ सकते हैं। अरे हाँ है ना। ना इसके अंदर एक लास्ट क्वेश्चन आरई के अंदर आपके सामने बेंजीन है, नफ्थलीन है और एंथ्रासीन है। क्या नाम है इसका? किसमें ज्यादा डबल बॉन्ड है? क्या इसमें ज्यादा आरएस होगा, ज्यादा रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? तो इसमें जब रेजोनेंस होगा तो इसकी जो है आरई ज्यादा होगी कंपेयर टू पी के और ए के। क्या यहाँ तक बात की हुई? ठीक है, एबीसी हमने लिख दिया। अगर आपसे कोई पूछ ले आरई पर रिंग, तो आरई पर रिंग जो है अगर आपको देखनी है उस कंडीशन के अंदर कैसे देखेंगे? इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे करने में आसानी हो। सी देन बी और आपका ये ए हो गया। ठीक है, आरई पर रिंग देखते हैं तो उसके लिए हम लोग जो देखते हैं वो ये देखते हैं इसके अंदर यहाँ पर कि अगर पाई बॉन्ड अपॉन रिंग देख लो, पाई बॉन्ड और रिंग, ये देख लिया आपने ना। इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? काम करते हैं लोग जो इस कैसे करते हैं। इसका आंसर होगा आपका ए बी और सी कर लेते हैं। ए बताओ, ए में कितने पाई बॉन्ड है? क्या तीन पाई बॉन्ड है? तीन पाई बॉन्ड हो गए। कितनी रिंग है यहाँ पर? एक, तो यहाँ पर पाएगा वन। आरी पर रिंग पूछा गया है ना। यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है? यहाँ पे आपका है पांच पाई बॉन्ड है। और ना कितनी रिंग है? दो। ना इसमें कितने पाई बॉन्ड है? सेवन है। और कितनी रिंग्स हैं? थ्री रिंग्स हैं। तो हम लोग आरी पर रिंग पूछ ले तो भी निकाल सकते हैं, और नॉर्मल आरी पूछे तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्या आपको समझ में आएगा? आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ने इसलिए दिया ताकि मैं आपको अगेन चार सेपरेशन को अगेन डिफाइन कर सकूं, ताकि आप दिखे। एक दो एग्जाम्पल करूंगा तो वो समझ में आ पाएगा। कॉपी करो उसका आप लोग।
हम लोग अभी फिलहाल ये दो आरएस की बात नहीं कर रहे हैं, हम दो अलग कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो कंपाउंड के अंदर हम लोग जो बात कर रहे हैं तो ये चार्ज वाले की बात ही नहीं करेंगे हम लोग। अगर इन दोनों की बात करेंगे, दोनों आरएस की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ये स्टेबल है कंप्लीट इसके। जब दो अलग कंपाउंड्स की बात करेंगे तो हम लोग आरई को मेजर कर रहे हैं। अब आरई को मेजर करने का तरीका क्या होता है मैंने बताया आपको, ज्यादा रेजोनेंस है या फिर कहीं चार्ज सेपरेशन हो रहा है, वो तरीका जो मैंने बताया था वही है। दो एप्लीकेशन हो चुकी है, पहली एप्लीकेशन थी एरोमेटिसिटी वाली, दूसरी एप्लीकेशन थी आरई वाली। तीसरी एप्लीकेशन जो शुरू हो रही उसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में हमने कहा कि जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे वो एल्कीन उतनी ही स्टेबल होगी। अब ये इसकी वजह क्या है वो वजह मैं बात बताता हूँ आपको। पहले तो आप अल्फा एच काउंट करने आपको आते हैं क्या बच्चों? तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन का रिवीजन चल रहा है कि आपको अल्फा एच पता करने हो तो अपने आप आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर मिल जाएगा। तो आप अल्फा एच पता करिए, नहीं आएगा तो बताऊंगा इसका क्यों ऐसा एक्सप्लेन, ऐसा क्यों हमने लिखा उसकी वजह बताऊंगा मैं आपको, आप लिखिए। ये एक्सप्लेनेशन में आपको समझाऊंगा। जब मैं लिखता हूँ तो कई लोग जो है बातें कर रहे होते हैं, जब मैं उनको देखता हूँ तो शत्रुमुर्ग की तरह जो है चेहरा जो है फुला। पहले कंपाउंड में क्या आपको अल्फा एच समझ में आ रहा है? हाइब्रिड कॉन्जुगेशन में देखो, हाइब्रिड कॉन्जुगेशन में कहता हूँ कि अगर आपको आता नहीं आता है तो कुल मिला के सारी कहानी अल्फा एच पे टिकी हुई है। अल्फा एच जो होते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्लस चार्ज रेडिकल के पड़ोसी, वो है अल्फा कार्बन। ना यहाँ पे 3 है डबल बॉन्ड के पड़ोसी, 9 अल्फा एच है, 9 अल्फा एच है ना, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पे 12 हो गए। अरे हाँ है ना। तो जिसके पास ज्यादा अल्फा एच होंगे वो उतना ही स्टेबल होगा। तो आपका आंसर आपका रहेगा इसमें सी, देन ए, देन बी रहेगा। ठीक। यहाँ पर क्या 10 है? यहाँ पर 10 है। यहाँ पर कितने हैं?
अल्फा एच भले दिख तो नहीं रहे, लेकिन 6 बोलने में तो है, पहले बोल रहा है, वो फेफड़े फाड़ फाड़ के बोल रहा है ना। यहाँ पर 3 है। अरे है ना, छोक हाफ है, सही है। यहाँ पर ये आपका हुआ। पगला के हो क्या? अभी अफीम पी के आ गए हो क्या? गांजा फूक के आए हो क्या बाहर से? ना बात करें इधर, इधर। इसका मैं अब अल्फा एच से स्टेबिलिटी कैसे देख रहे हैं, तो उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक्सप्लेनेशन केवल आपकी जो है आपकी समझ को बढ़ाने के लिए। बाकी अल्फा एच काउंट करोगे तो आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन में और देने वाला हूँ, पहले देख लो इधर। ये कंपाउंड में ये डबल बॉन्ड प्योर डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे कोई अल्फा एच नहीं है। क्या यहाँ पे कोई अल्फा एच है? ये डबल बॉन्ड प्योर डबल बॉन्ड है। मैं लिख रहा हूँ आपका, यहाँ पे हमने लिखा प्योर डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर। देखो इसमें, देखिए ऐसा है, यहाँ पर 3 अल्फा एच है। अरे हाँ है ना, 3 अल्फा एच है, तो यहाँ पर 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हर बार एक बॉन्ड हवा में जाएगा और अल्टीमेटली कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। तो ये आपने हाइपर कॉन्जुगेट, ये अपने नया नहीं है, ये पहले हम लोग कर चुके हैं। एक बॉन्ड जाएगा हवा में, क्या जाएगा हवा में। सिंस यहाँ पर 3 अल्फा एच थे, तो 3 बार ये हवा में जाएगा और ये ऐसा बनेगा, इस तरह से 3 बार बनेगा, ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों डायग्राम को आप बनाएंगे, मतलब इधर, मतलब प्रोपीन का डायग्राम बना रहा हूँ। प्रोपीन का डायग्राम ये जो बन रहा है, इनको अगर अपन मिक्स करेंगे या इनका बनाएंगे हाइब्रिड, तो कुल मिला के कुछ डायग्राम जो है बनेगा, ऐसा ऐसा कुछ बनेगा। तो अभी ये जो था इधर, ये आपका था प्रोपीन था, प्रोपीन। प्रोपीन में कितने आपने अल्फा एच बोला? 3 बोला आपने, अरे हाँ है ना। तो बच्चों ये जो आपको डायग्राम, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, वास्तव में डबल बॉन्ड प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। क्या है बच्चों? पार्शियल, बोलो एक बार। पार्शियल डबल बॉन्ड कैसे आया? पार्शियल डबल बॉन्ड हमने कहा कि भाई उसमें हो गया हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में यहाँ पे सिंगल, इस डबल बॉन्ड में कुछ समय के लिए सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए, तो वो डबल बॉन्ड प्योर ना रहकर वो जो है आपका हो गया पार्शियल हो गया, ठीक बात। अब स्टेबिलिटी की बात कैसे करें, उससे पहले हमें एक चीज समझनी है। इधर इधर, पाई बॉन्ड रिएक्टिविटी क्या लिखा है? जिस कंपाउंड में ज्यादा पाई बॉन्ड होते हैं, वो रिएक्शन में खटाक से रिएक्शन करेगा, पाई बॉन्ड टूटेंगे, उस पर कुछ चीज जुड़ जाएगी। तो ना यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है? पाई बॉन्ड 2 ही है। यहाँ पाई बॉन्ड 1 है, यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो बच्चों एल्केन सुनो, ये काफी काम की चीज है। एल्केन, एल्किनो, एल्काइन, इन तीनों में से हाईली रिएक्टिव होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। क्योंकि एल्काइन के पास ज्यादा पाई बॉन्ड है। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ इन तीनों में से सबसे ज्यादा इनर्ट कौन होगा, सबसे सुस्त कौन है? एल्केन है। एल्केन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता या काफी कम करेगा। इसी वजह अगर बात करें तो रिएक्टिविटी के जब में बात करते हैं हम लोग, हम बोलते हैं कि सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है और ट्रिपल बॉन्ड आपका जो है लेस स्टेबल है, क्योंकि जल्दी रिएक्शन करता है। क्या आपको समझ में आया है? ये यहाँ पर हम जो एटम ले, हम कोई ऐसा नहीं कि हम लोग एटॉमिक फॉर्म में लेके आ रहे हैं। अब कई लोग क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे कि यहाँ पर इस पूरे बॉन्ड को तोड़कर एटम में लेके आ रहे हैं। भाई एटम पे लेके नहीं आ रहे हैं, केवल हम पाई बॉन्ड तोड़ रहे हैं। क्या तोड़ रहे हैं? पाई बॉन्ड तोड़। तो पाई लिखा, पाई रिएक्टिविटी लिखा है मैंने यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि एल्काइन, अगेन एक लाइन में मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ, कि एल्काइन जो होता है हाईली रिएक्टिव है, और एल्केन जो होता है वो लेस रिएक्टिव है। जो लेस रिएक्टिव है ज्यादा स्टेबल है और मोर स्टेबल है, और जो हाईली रिएक्टिव है वो लीस्ट स्टेबल है, वो जल्दी रिएक्शन करेगा। अरे हाँ है ना। ये तो बात जो लिखी मैंने, तो ये समझाने के लिए लिखी ताकि आपको समझ में आ सके। देखते हैं, बताओ यहाँ क्या था? क्या था ये? प्योर डबल बॉन्ड था। अरे हाँ है ना। लेकिन प्रोपीन की बात करते हैं बच्चों, तो ना ये डबल बॉन्ड क्या प्योर था? नहीं, ये क्या था? पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड जो बनता है, तो उसमें सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए, या फिर वो डबल बॉन्ड थोड़ा कम हो गया। अब बताओ स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ जाएगी ना। अगर किसी के अंदर अगर ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड से पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आपके आ रहे हैं, इसका मतलब ये होगा उसमें जो है स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इधर इधर बच्चों यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको समझा रहा हूँ, ये 12 यहाँ पे अल्फा एच थे, तो 12 टाइम यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होगा। तो इस डबल बॉन्ड में, इस डबल बॉन्ड में 12 टाइम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे, मतलब ये 12 टाइम तक पार्शियल डबल बॉन्ड के फॉर्मेट में रहेगा। इसी वजह से ये जितने ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे, उतना ही मॉलिक्यूल स्टेबल की तरफ जाएगा।
यहाँ पर 9 टाइम है और यहाँ पर 6 टाइम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस कंपाउंड में जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़े कम हो जाएंगे, वो पार्शियल डबल बॉन्ड की तरफ बिहेव करेगा, स्टेबिलिटी को गेन करेगा। अगेन इसी के अंदर भी वही फंडा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें ज्यादा अल्फा एच होते हैं हम ये कहते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़े कम हो जाते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? इसको सही तरीके से आप कॉपी करें। हर चीज लिखी मैंने आप, ताकि आपको बातें क्लियर हो। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप अटेम्प्ट करें। हाँ, मैं तो ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ। हाँ, तुम जाके बोल दो ना कहाँ दिक्कत आ रही है। मैं बोलूँ? तुम क्या चाहते हो? बस वैसा कर लेते हैं। कह रहा मेरे को गर्मी लग रही है। इसका क्या उपाय है भाई? जाके आराम से बाहर बोल के आ जाना कहाँ दिक्कत आ रही है। तेरे को बाहर जाने की इच्छा है ना? ये समझा कि ये टीचर चिरकुट है, इसको पता चल नहीं रहा है। तो चला जा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जाओ बोला। हाँ, ऐसा मत करो, जाके तुम कह जाओ। अरे कोई बात नहीं है, ऐसे अपने भाई हैं, थोड़ा ले सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। इसमें दिक्कत क्या है? तुम लोगों को दिक्कत आती है क्या? अपने ही भाई लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही है? ये ठीक नहीं, कोई बंद ही रहेगा। बहुत ज्यादा ही गर्मी नहीं लग रही तुम लोगों को आज? हाँ, तेरा ध्यान किस तरफ है बेटा? हाँ, क्वेश्चन करना है या फिर उड़ा दें इसको? क्या फर्क पड़ रहा है?
लास्ट का जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो फैक्चुअल है, वो उसको मैं बताऊंगा अभी आपको। फिफ्थ और सिक्स को आप रहने दो, आप तो थर्ड और फोर्थ को कर लो। थर्ड और फोर्थ के अंदर अगेन आपको डबल बॉन्ड के अंदर आपको अल्फाज काउंट करने अगर हो, तो यहाँ पर इसके अंदर आप पाई बॉन्ड काउंट अल्फाज काउंट करिए एक बार तो। नाउ इसके अंदर अल्फाज काउंट किया आपने इधर। डबल बॉन्ड के पड़ोसी, डबल बॉन्ड के पड़ोसी ये कार्बन, डबल बॉन्ड के पड़ोसी ये कार्बन, डबल बॉन्ड के पड़ोसी ये कार्बन होते हैं। तो ना यहाँ पे हो गए 6 अल्फाज। ना यहाँ पर डबल बॉन्ड के पड़ोसी, ना ये कार्बन पड़ोसी है, ना इसके डबल बॉन्ड पड़ोसी ये भी है, इसके पड़ोसी ये भी है। तो ना यहाँ पे कितने हो गए 8 अल्फाज। अरे हाँ है ना। ना यहाँ कितने हो गए 1, ये आपका ये यहाँ पे है, तो ना हो जाएंगे 9। अरे हाँ है ना। आंसर रहेगा आपका 6, देन सॉरी सी देन बी देन ए। अरे हाँ है ना। तो ना यहाँ पे आपका आंसर रहेगा सी बी ई और ए रहेगा, ठीक है। नंबर 4 के अंदर देखो, नंबर 4 के अंदर कैसा है कि यहाँ पर 6 अल्फा एच है ना, यहाँ पे भी 6 अल्फा एच है। अब देखो कैसे होगा, यहाँ पे ये आपका सिस है और ये आपका ट्रांस है। कौन सा स्टेबल होता है? ट्रांस। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका इनमें यह जो होगा रिपल्शन होगा। अरे हाँ है ना। ना नंबर 5 जो है, नंबर 5 जो है, सुने आप लोग, नंबर 5 जो है वो फैक्चुअल है। इस कंपाउंड का नाम होता है आइसोब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन। ना इसका नाम होता है, पता है आपको, है ट्रांस ब्यूटीन। ना ट्रांस ब्यूटीन ये नाम रहेगा। इसका फैक्ट ये है कि इसका आंसर आपका ए देन बी होता है। ए देन बी होने के पीछे वजह जो है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ, समझो बात को। इस कार्बन पर कितने अल्फा एच हैं? क्या है? 6 अल्फा एच है। कितने हैं? 6। इस कार्बन पे कितने अल्फा एच हैं? इस कार्बन पर, एक कार्बन पर 3 है। अरे है ना। तो ये कार्बन 3 टाइम स्टेबल हो रहा है, ये कार्बन 6 टाइम स्टेबल हो रहा है। देखा जाए अल्फा दोनों में सेम है, लेकिन ये इस कार्बन की स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है इस कंपाउंड के अंदर। इसलिए हम बोलते हैं कि इसका इफेक्टिव हाइपरकॉन्जुगेशन ज्यादा है कंपेयर टू बी के। इसलिए ये बोला गया ए देन बी। यहाँ पर कई लोग उल्टा सोचते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे दोनों मिथाइल के बीच में रिपल्शन होगा। भाई ऐसा है, जेमिनल वैलेंसी में रिपल्शन मत देखो, विसिनल वैलेंसी में हम लोग रिपल्शन देखते हैं। जेमिनल मतलब आप कहीं तो बोलेंगे सो एक कार्बन में 2 CH3 रिपल्शन नहीं होगा। और भाई नियोपेंटेन में तो 4 CH3 होते हैं। नियोपेंटेन सुना है? एक कार्बन पे 4 CH3 लगे हुए होते हैं, उनमें तो कोई रिपल्शन नहीं होता। CCl4 सुना है आपने? तो एक कार्बन पे 4 Cl लगे हुए हैं, वहां पे तो नहीं, कंपाउंड स्टेबल है भाई। तो एक कार्बन पे 2 CH3 या 3 होते हुए टेंशन की बात नहीं है, ये तो पड़ोसी कार्बन पे हम लोग देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो हम इफेक्टिव हाइपरकॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं। फिर भी मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप जो है इसको आपको याद करना है कि ए देन बी रहता है। आइसोब्यूटाइलिन जहाँ ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू ट्रांस की। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें तीनों अलग अलग सिस्टम में इनमें नाम लिख दिए हैं। जब कोई डबल बॉन्ड लगातार चलते हैं उसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड। क्या बोलते हैं? ये शब्द पहले आ चुका है। इसका नाम होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। लगातार जब पाई बॉन्ड होते हैं उनमें पाई बॉन्ड में रिपल्शन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे को रिपल्शन करेगा तो पाई पाई यहाँ पर रिपल्शन होता है। रिपल्शन होता है तो ये आपका हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन की इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी है, तो आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉट काउंट। यहाँ पे आप जो है अल्फा एच को काउंट ही मत करिए, क्योंकि ये सिस्टम ही अनस्टेबल है। ये सिस्टम हाईली अनस्टेबल क्यों है बताना पड़ेगा आपको। पाई पाई का यहाँ पर रिपल्शन हुआ है ना। यहाँ पर जब दो पाई बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा की डिस्टेंस होती है बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। जब किसी कंपाउंड में जब रेजोनेंस हो रहा होता है या कॉन्जुगेशन होता है, वो कंपाउंड जब काफी स्टेबल हो जाता है, या फिर हम बोलते हैं कि ये कंपाउंड स्टेबल की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है स्टेबल की तरफ? इधर रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस से ऐसा क्या हो जाएगा, देखो इधर। जब रेजोनेंस होगा, लेट से मैंने कहा मैं इसमें उसको इधर कर रहा हूँ, ये आपका यहाँ आएगा तो ये आपका लेट से यहाँ पे आएगा। उल्टा भी आप कर सकते हो। जब कुछ समय के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो इस डबल बॉन्ड में क्या सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे? अगेन ये जब ये बीच में डबल बॉन्ड आपके आ जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन इसमें भी जब ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे। इसका मतलब ये होगा रेजोनेंस होने की वजह से जहां पे अभी आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, वहां पर कुछ समय के लिए सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब हम बोलेंगे ओवरऑल यहाँ पर रहेगा पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या रहेगा?
सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से कौन सा स्टेबल होता है? सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा तो इसमें कुछ थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस होने से कंपाउंड में स्टेबिलिटी आती है। बात करते हैं यहाँ पर, जब दो पाई बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा से ज्यादा की डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड। क्या बोलते हैं? इन ए बी सी कौन सा कंपाउंड जो है आइसोलेटेड है? क्या ए वाला है? क्या ये कॉन्जुगेटेड है? क्या ये कॉन्जुगेटेड है? कॉन्जुगेटेड है। ना बात करते हैं यहाँ पर, ये हाईली स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं और स्टेबल की तरफ जाता है। ये अनस्टेबल है कि पाई पाई, एक पाई दूसरे पाई को रिपल्शन करेगा। अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। ये फिर बीच में आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर जो रहेगा वो रहेगा आपका पी, फिर आपका रहेगा ए, फिर आपका रहेगा सी। सबसे अनस्टेबल कौन था? सी वाला। सबसे पीछे आएगा ये? अरे हाँ है ना। ना ये सबसे आगे आएगा? अरे हाँ है ना। और ये वाला बीच में आपका आएगा। सिंपल से कहानी है। तो कुल मिला के इसमें आपको कुछ ध्यान रखना है, इसमें कुछ ध्यान रखना है। तो दोनों को मैंने आपको समझाया, इसलिए मैंने कहा था 3 और 4 आप लोग करें, आराम से आप कर सकते हैं। लिखें इसको। इसमें जो क्वेश्चन बनता है नीट के लिए, क्वेश्चन दिया उसको अटेम्प्ट करें। इसका आंसर यहाँ पे रहेगा एफ, फिर ई रहेगा, फिर डी रहेगा, सी रहेगा, बी रहेगा, फिर लास्ट में ए रहेगा। अरे हाँ है ना। देखो ऐसा है, देखो यहाँ पे तो 12H थे, यहाँ पे 9 थे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, ये 6 है। इन तीनों में ही बच्चों को दिक्कतें आती हैं। ये आपका सिस है, ये ट्रांस है, ये आपका आइसोब्यूटाडीन है। इसको याद करने का तरीका होता है, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, याद करने का तरीका होता है ITC। आई मतलब होता है आइसोब्यूटाडीन, टी मतलब होता है ट्रांस, ये आपका होता है सिस। आई बोले तो आइसोब्यूटाइलिन, बोलो एक बार।
टी मतलब ट्रांस ब्यूटीन, ये आपका है सिस, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है इसके अंदर हमने कहा कि इफेक्टिव हाइपर कन्जुगेशन, एक कार्बन पे 6 अल्फा H होते हैं तो उसका हाइपर कन्जुगेशन थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता है, या फिर वो थोड़ा सा मोर स्टेबल हो जाता है कंपेयर टू इस कार्बन के, क्योंकि इस कार्बन में 3 आई है, ओवरऑल तो 6 है, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, हाईली स्टेबल हो जाता है कंपेयर टू उसके अंदर। इसको हालांकि एक और तरीके से समझाते हैं, लेकिन वो हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग इसको समझ रहे हैं। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर 4 शुरू होती है। एप्लीकेशन 4 का हेडिंग है HOH और HOC। बच्चों HOH का मतलब होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एक बार सुन लो ताकि अब काम आसान हो। इधर HOH और HOC, HOH का फुल फॉर्म होता है, वो होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखते हैं बच्चों, यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो है हाइड्रोजन और एक है एशन। एशन का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है, सुनना है, कम से कम 7-8 टर्म जो है एक साथ याद होगी। देखते हैं कैसे। हाइड्रोजन का एडिशन क्या बोलेंगे, बोलो अगेन। हेलोजिनेशन, दो टर्म हो चुकी है। हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन का एडिशन, 3 टर्म में तो हो चुकी है। एक शब्द आता है हाइड्रेशन, पानी का एडिशन, क्या बोलते हैं, अरे है ना। एक आता है गर्मियों में हमें लू लग जाती है, समर स्ट्रोक लगता है, हम बोलते हैं बॉडी का डिहाइड्रेशन हुआ है, अरे है ना। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी का निकलना, 5 टर्म है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का रिमूवल, रिमूवल ऑफ वाटर, अरे है ना। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन पानी का मतलब H2 का निकलना, क्या निकलना, डीहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो 8 टर्म हो चुकी है, तो बातों बातों हमने कहा ये उस लैंग्वेज में आती है तो कहीं बच्चों को समझ में नहीं आता है। नो, हाइड्रोजनेशन मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन। देखते हैं कैसे। बच्चों ये डबल बॉन्ड है, एक मोल लिया हमने, इस पर हमने कहा H2 को जोड़ेंगे, तो H2 जोड़ेंगे तो हमने कहा पाई बॉन्ड है यहाँ पर, तो ना ये ब्रेक होगा, ब्रेक होगा, ब्रेक होगा, तो ना ये ऐसा बनेगा। तो H2 को जोड़ने पर एल्कीन एल्केन में चेंज हुआ है। बताओ एल्कीन और एल्केन में कौन अनस्टेबल था, अनस्टेबल था, अनस्टेबल था, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी या नहीं होगी, होगी, अरे है ना। ये मोर रिएक्टिव है, अभी तो बताया था मैंने कि एल्केन स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है तो ज्यादा रिएक्ट, इसमें ज्यादा एनर्जी होगी। जो अनस्टेबल होगा उसमें एनर्जी उसकी पी क्या होगी, हाई होगी, बोलो एक बार। जो अनस्टेबल होता है उसकी पी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जब ज्यादा एनर्जी है तो ये जैसे ही ये कंपाउंड बनेगा तो कुछ हीट भी रिलीज होगी, इसी हीट को नाम दिया गया है HOH। क्या दिया गया है, HOH। जो जितना अनस्टेबल होगा उसकी HOH उतनी ही ज्यादा होगी। क्या आपको ये समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह में ले दूं ट्रिपल बॉन्ड, तो बताओ किसकी HOH ज्यादा होगी, क्या वो ज्यादा अनस्टेबल होता है, जी हाँ। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला देखो, जो मैं इसका क्वेश्चन दूंगा अभी आपको मैं, HOH निकालने का तरीका ये था कि जिसके पास जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उसकी उतनी ही हीट निकलेगी, अरे हाँ है ना भाई, उतना ही वो कंपाउंड एल्केन में चेंज होगा, हीट उतनी रिलीज होगी। तो जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतनी ही हीट रिलीज होगी, उतनी ही HOH होगी। अगर डबल बॉन्ड की संख्या सेम है, हेलो रूल नंबर 2, ये इसमें शर्त है, डबल बॉन्ड की संख्या सेम है तो आप देखोगे स्टेबिलिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि जो कंपाउंड स्टेबल होता है उसमें एनर्जी क्या होती है, कम होती है, हीट कितनी, हीट क्या कम होगी ज्यादा होगी, कम ही होगी। तो जितनी जो स्टेबल होगा उसकी HOH उतनी ही कम निकलेगी। जो जितना अनस्टेबल होगा, जो जितना हाईली अनस्टेबल होगा उसमें भर भर के एनर्जी होगी, और एनर्जी जो है बाहर निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी वजह से ये जो रूल जो टू लिखा हुआ है उसको मैंने यहाँ पे लिखाया है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप अटेम्प्ट करें। रूल नंबर 2 को हम लोग अगेन बोलेंगे आप, पहले तो आपको अल्फा एच देखना है। अल्फा एच क्या मतलब, इसमें आपको डबल बॉन्ड देखने हैं, क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ऑर्डर ऑफ HOH।
किसी भी एक मोल एल्कीन या एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड के ऊपर जब हम लोग H2 पास करते हैं तो वो हो जाता है H2 का एडिशन, हाइड्रोजनेशन होता है। तो जितनी हीट रिलीज होती है उसी को बोलते हैं HOH। HOH निकालने के दो रूल हैं। दूसरे रूल में एक शर्त है, उस शर्त को आप फॉलो करें तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इधर इधर पहला क्वेश्चन हो गया। कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पर? एक डबल बॉन्ड है। यहाँ कितने डबल बॉन्ड है? दो डबल बॉन्ड है। तो रूल नंबर 1 से हो जाएगा, बी देन ए होगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। कितने डबल बॉन्ड है? दो डबल बॉन्ड है। यहाँ से यहाँ तक कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं? एक ही डबल बॉन्ड है। तो पहली बात तो यहाँ पे आएगा, पहले आपका आएगा ए, आपका आएगा, अरे है ना। ना यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड है। तो जब डबल बॉन्ड एक ही होते तो हमें स्टेबिलिटी का अपोजिट करना होता है। तो पहले देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे कितने अल्फा एच हैं? 10। यहाँ कितने हैं? 6। यहाँ कितने हैं? 4। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा आपका यहाँ पर? बी सी देन होगा डी। ये होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी के अपोजिट होता है। रूल नंबर 2 यही था। नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपका आएगा आंसर डी, देन आपका आएगा सी, देन आपका आएगा बी। ये आपका आंसर होगा। अच्छा एक बात तो, एक रुको रुको देखते हैं इन तीनों में से कौन सा स्टेबल था। क्या ये स्टेबल था? जब स्टेबल था एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। जब एनर्जी ही कम होगी तो एनर्जी कम ही तो निकलेगी। इन तीनों में से ये अनस्टेबल था, तो अनस्टेबल था उसकी पी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इसीलिए इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। ये आपका यहाँ पर तीनों के पास डबल बॉन्ड हैं। क्या इन तीनों के अंदर पता है हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर? ना यहाँ पर एचओएच का ऑर्डर क्या होगा बता सकते हैं? हाँ, सी देन ए देन बी। अरे हाँ है ना। इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। रेजोनेंस हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, स्टेबल हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी पी कम हो जाएगी। इसकी एनर्जी क्यों बढ़ जाएगी?
भाई दोनों रिपल्शन करेंगे, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेंगे, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, इसकी एनर्जी हाई हो जाएगी। तो इसी वजह से ये इसकी हीट ज्यादा रिलीज होगी। इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये जो है इसका नाम होता है क्यूमुलेटेड, इसका जो है जो ज्यादा होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन अपन ने कर लिए, ये एप्लीकेशन यहाँ पे खत्म होने वाली है। देखो इधर लास्ट में एक फैक्ट है, ये फैक्ट को मैं समझा रहा हूँ। इधर 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 एक बॉन्ड, एक बॉन्ड ने आपने क्या किया, इधर सुनो, सुन तो लो। डबल बॉन्ड को आपने सिंगल बॉन्ड में इसको क्या किया, हाइड्रोजनेशन किया। तो मैंने कहा लेट से, मैंने कहा यहाँ से एक्स अमाउंट एनर्जी निकली। कितनी एक्स अमाउंट क्या निकली, एक्स किलो जूल निकली, ठीक है। यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है, दो, तो हमने कहा 2x निकली, अरे हाँ है ना। और यहाँ कितने डबल बॉन्ड, यहाँ कितने हैं, 3 बॉन्ड है, तो हमने क्या सोचा, 3x निकलेगा, अरे हाँ है ना। तो रूल नंबर 1 से कर रहे हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि सी बी और ए आपका होगा, अरे हाँ है ना। तो आंसर जो है आपका एक्सपेक्टेड, आपका आंसर ये होता है। लेकिन वास्तव में होता क्या इधर इस कंपाउंड में, तो मतलब आपका ये एक्सपेक्टेशन है वो तो ठीक है, लेकिन फैक्चुअल क्या मिलता है, इस कंपाउंड में हो जाता है एरोमेटिसिटी, क्या हो जाती है, एरोमेटिसिटी से सुनते हैं ना, एरोमेटिसिटी की वजह से ये कंपाउंड स्टेबल हो जाता है क्या, अरे हाँ है ना। एरोमेटिसिटी की वजह से ये कंपाउंड यहाँ पर स्टेबल हो रहा है। तो इसका जो डाटाबेस चेक किया गया, तो उस कंडीशन में 3x अमाउंट नहीं रिलीज हुआ। अच्छा स्टेबल था, तो एनर्जी कम होगी या ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो एनर्जी कम ही तो निकलेगी। तो डाटाबेस से पता चला, तो ये पता चला कि यहाँ पर ओनली जो है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपका, 1.5x ही जो है अमाउंट रिलीज एनर्जी का यहाँ रिलीज हुआ। अब यहाँ पर ऑर्डर क्या आएगा, पहले आपका आएगा ये, फिर आएगा ये, और फिर आपका आएगा ये एनर्जी कम क्यों हो गई इसके अंदर, क्यों रिलीज हुई, क्योंकि स्टेबल था। स्टेबल क्यों था, ये एरोमेटिक था। तो ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि हमें नॉर्मल तरीके से हम लोग पता नहीं कर पाएंगे, तो फैक्चुअल बताया गया, फैक्चुअल है। तो लिखा है मैंने यहाँ पर कि सी वाला होना चाहिए था सबसे हाईएस्ट, लेकिन सी वाला चला गया बीच में, क्यों चला गया, क्योंकि ये आपका स्टेबल हो रहा है, स्टेबल हो रहा है बिकॉज एरोमेटिक, तो उसमें एनर्जी कम बची, जब एनर्जी कम बची तो एनर्जी रिलीज ही कम होगी। तो ये आपका आंसर है, लिखो इसको। नीचे मैंने बकायदा उसका एक्सप्रेशन भी लिखा है। जी हाँ, एक मिनट। हाँ पूछिए। मैंने कहा ये तीनों सिस्टम में आपको अल्फा एज काउंट ही नहीं करने हैं, ये सिस्टम अनस्टेबल है, अल्फा एज काउंट ही नहीं करने हैं आपको। अल्फा एज से यहाँ की बात करो ना, यहाँ पर, यहाँ पर आपके पास दो, इसके रेस्पेक्ट दो हैं, इसके रेस्पेक्ट दो है, लेकिन ऐसे ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, कॉमन नहीं देगा आपको वो। जी हाँ, सी का एस ज्यादा है, ठीक है। सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ कम स्टेप होता है, ज्यादा होना चाहिए था, तभी मैंने कहा था। आप एरोमेटिसिटी की बात करो, इनको आपस में कंपेयर मत करिए, क्यों नहीं करिए कंपेयर, मतलब कंपेरिजन एरोमेटिसिटी मत कंपेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड एक ही है। हम लोग यहाँ पर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम लोग डबल बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है तो एक अमाउंट निकलेगा, सिंपल से गणित है। यहाँ पे दो बॉन्ड है ना, तो जैसे ये देखते हैं। अच्छा बताओ, क्या ये भी नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन एरोमेटिक है, अरे हाँ है ना। तो नॉन एरोमेटिक है तो दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी क्या। अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर एच की बात कर रहे हैं। एच में यहाँ पर डबल बॉन्ड हमने इसको हाइड्रोलाइज करवाया, हाइड्रेशन करवाया, तो यहाँ पर हमने कहा कि एक अमाउंट निकला। यहाँ पे दो डबल बॉन्ड थे, हम हीट की रिलीज, हम लोग हीट रिलीज की बात कर रहे हैं।
हीट रिलीज की बात करें तो आप इनको आप एरोमेटिसिटी से मत कंपेयर करिए, आप तो हीट से बात करिए। तो यहाँ पर 2x, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड, जब इसका हाइड्रेशन होगा 2x एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर 3 पॉइंट थे, हमने कहा यहाँ पे 3x निकलेगा। यहाँ तक तो बात सही थी अपनी, लेकिन ये मॉलिक्यूल अपने आप में एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये स्टेबल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ये एरोमेटिक है तो ये स्टेबल है, तो इस बेचारे में एनर्जी कम है। आप इसमें आप तीनों बॉन्ड को आप हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो, यानी आपका हाइड्रेशन करवा रहे हो, सॉरी हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो। उस कंडीशन में होगा ये कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी, क्योंकि इसके पास एनर्जी नहीं है। तो इसलिए हमने ऐसे देखा। आप एरोमेटिक एंटीज मत देखिए, वो से गलत होगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है एचओएच के बाद एक शब्द है, वो है एचओसी। एचओसी कभी सुना है आपने? इधर एचओसी जो है होता है, वो सुना तो होगा, कभी देखा है? अभी लिखो मत, देखो इधर। अभी ये जो बात कर रहे हैं उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन ही है इसके बाद। क्या कभी देखा है आपने? कहाँ पर? अपने घरों में रात दिन जो एलपीजी गैस सिलेंडर चलता है, जो ब्लू फ्लेम दिखती है जिसमें खाना पकता है, वो एचओसी है। एलपीजी गैस में होती है आपकी जो है ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है, उसको जब अपन जलाते हैं तो जो हीट निकलती है, ब्लू फ्लेम दिखती है आपको, वो ब्लू फ्लेम बेसिकली जो है हीट ऑफ कंबसन है, इसमें खाना पकता है। अपने गाड़ियों में पेट्रोल डीजल है जो इंजन में जलता है, जो इंजन में जब बर्न होता है वो पेट्रोल डीजल, तो वो आपका हीट निकलती है, इस हीट से गाड़ी चलती है, वो हीट ऑफ कंबसन ही तो है अपनी। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कार्बन आ रहा है, उसको आप जला रहे हो, तो वो हीट रिलीज होगी। उस हीट जो रिलीज होती है उसी को बोलते हैं एचओसी। क्या बोलते हैं? अब यहाँ बड़ा आसान है, जितने कार्बन होंगे उतने ही वहां पे हीट रिलीज होगी। यू एलपीजी में एलपीजी में होता है प्रोपेन या फिर ब्यूटेन का मिक्सचर होता है, तो 3 कार्बन या 4 कार्बन होते हैं। डीजल में कार्बन चेन होती है 7 या 8 कार्बन की होती है। केरोसिन और डीजल में 10 से 15 कार्बन होते हैं। पेट्रोल में होते हैं 7 से 8 कार्बन, डीजल और केरोसिन में होते हैं 10 से 15 कार्बन। सीएनजी सुना है? सीएनजी में 1 कार्बन 2 कार्बन की चेन होती है, मीथेन इथेन का मिक्सचर होता है वो। तो अब यहाँ पर किस कंपाउंड में ज्यादा एनर्जी निकलेगी, केरोसिन और डीजल के अंदर? अरे हाँ, ज्यादा कार्बन होते हैं। ज्यादा कार्बन जलेंगे, ज्यादा कार्बन जलेंगे ज्यादा आग निकलेगी। बोलो एक बार। ज्यादा निकलेगी, सिंपल सी कहानी है। तो जो आपका एचओसी जो होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन पे। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ कार्बन पे। अगर कार्बन सेम हो गए तो हम लोग स्टेबिलिटी का अपोजिट करेंगे, क्योंकि स्टेबल कोई कंपाउंड है उसमें स्टेबल जो होगा उसमें वो एनर्जी कम होगी। कम होगी तो कम एनर्जी निकलेगी। समझ में आ रहा है? मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लिखो, ये एचओसी निकालने का तरीका है, लिखो उसको। क्या? जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे उसमें आग निकलेगी। बस ये तो कहानी है, और क्या। क्यों आग निकल रही है? सब जल जाएंगे। जितने जितने कार्बन होंगे उतना उतना धुआं होगा वहां पे। जहां जहां धुआं वहां वहां आग। नहीं। चलिए, इसके क्वेश्चन हम लोग इसलिए तो करते हैं कि कई लोग जिनको यहां से ना चमके तो क्वेश्चन से चमक जाए, और जिनको क्वेश्चन से ना चमके तो। ये ऐसा नहीं है। आपको एलन से बहुत सारी चीजें मिली है, छाता भी मिला होगा। आपको क्या लगा वो क्या गर्मी और बारिश से बचाने के लिए आपको? इट इज अ मल्टीपर्पज छाता।
चलिए 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, करें उसको, बातें ना करें बेटा। आपको HOC का ऑर्डर पता करना है। 3 क्वेश्चन दिए, दिमाग के तमाम घोड़े दौड़ाइए और पता लगाइए कि ऑर्डर क्या होगा इसमें। घोड़े हैं, चलिए बातें हो चुकी है भाई, हो गया ना, मनोरंजन हो चुका है। अब तो क्वेश्चन कर देना यार, हल्के हो गए अब। क्वेश्चन कर दें। पहले के अंदर यहाँ पर 3 कार्बन थे, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन, ठीक। जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ही धुआं धुआं होगा, उतनी आग लगेगी, सिंपल सी कहानी है। अरे हाँ है ना। तो ना यहाँ पे आपका आएगा डी, फिर आपका आएगा सी, फिर आपका आएगा बी, फिर आपका आएगा ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ कितने कार्बन है? 6, यहाँ पे होगा 6 है। अरे हाँ है ना। बोलो बोलो। मौका दिया देखो तुम यहाँ पर पूरा तमाम। मजाल तो है यहाँ पे, इसमें तो कोई डाउट नहीं, कोई सो जाए होता है, पॉसिबल ही नहीं है। इसका तो काम ही खत्म है। बात करें सब में 6 कार्बन है, 6 कार्बन है इसके अंदर, तो बताओ कि यहाँ पर हम देखेंगे स्टेबिलिटी कौन सा हाईली अनस्टेबल है। जिन बच्चों को नहीं पता है तो सुन लीजिए, देखो ऐसा होता है। एक साइंटिस्ट का नाम था बेयर।
बेयर ने ये पता किया था कि कार्बन कार्बन के बीच में जो है, अच्छा ये तो पता था सबको कि कार्बन 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 जब sp3 होता है उसको एंगल जो होता है बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री का होता है, 109 का एंगल होता है। अरे हाँ है ना। ना यहाँ पे एंगल कितना है, क्या 60 का है? तो देखो इसमें इधर देखते हैं यहाँ पे, ये अगर यहाँ पर अगर एंगल बच्चों 60 का है तो ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इलेक्ट्रॉन पूरा बता रहा हूँ अगेन जो पहले बताया था वो। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है पास, जब एंगल 60 का होगा तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पास पास में आ जाएंगे और उनमें रिपल्शन होगा। तो एंगल कम होने की वजह से रिपल्शन होता है, उसी को बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? एंगल स्ट्रेन। तो बच्चों यहाँ पर होगा काफी ज्यादा एंगल स्ट्रेन, इसी वजह से ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होगा। क्या बोला मैंने? हाईली अनस्टेबल होगा। इसकी एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। तो जाहिर सी बात है जब एनर्जी ज्यादा होगी तो एनर्जी जो है ज्यादा रिलीज होगी। इसी वजह से यहाँ पर अगर देखा जाए स्टेबिलिटी ऑर्डर तब का यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या HOC का ऑर्डर होगा, ये रहेगा इसके अंदर। तो मैंने लिखा है इसके अंदर एंगल स्ट्रेन, यहाँ लिखा हूँ एंगल स्ट्रेन। तो इसी वजह से ये आपका होगा हाईली अनस्टेबल होगा ये वाला कंपाउंड, पहला वाला रिंग। तो ये चीज ध्यान रखनी, ये डिस्कस पहले भी हो चुकी है, बेयर एंगल स्ट्रेन के नाम से हमने बात करी थी। बात करते हैं एक अच्छा क्वेश्चन जो HOC का बात है, वो ये वाला HOC का ऑर्डर। सबसे पहले क्या आएगा? एफ आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद हाँ डी आएगा, फिर आएगा बी, फिर आपका आएगा सी, फिर आपका आएगा डी, ना फिर लास्ट में आपका आएगा ए। जिन लोगों ने गड़बड़ किया है देखो इधर, स्टेबिलिटी ऑर्डर तब देखना है जब कार्बन सेम होते हैं। कितने कार्बन थे यहाँ पर? हाँ क्या 6 कार्बन थे ना? इसमें कितने कार्बन थे? हाँ मैं यहाँ पे कार्बन की संख्या लिख देता हूँ ताकि आपको एक बात समझ में आए। यहाँ पे कार्बन 6 थे, यहाँ पे कितने थे कार्बन ना? यहाँ कितने कार्बन थे? 4। तो 4 कार्बन होंगे तो इनकी कंपेरिजन पीछे आपके आएंगे। अब इन तीनों के अंदर, इन तीनों में 4 कार्बन थे, जब 4 कार्बन थे तो हमने क्या देखा? स्टेबिलिटी देखी हमने। स्टेबल इन तीनों में से सबसे हाईली अनस्टेबल कौन है? स्टेबिलिटी याद करने का एक तरीका देखा था हमने, ITC। क्या देखा था? ITC। आई मतलब आइसोब्यूटा, बोलो एक बार यार। आइसोब्यूटाडीन, फिर है ट्रांस, फिर है सिस। ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो सिस वाला अनस्टेबल होता है तो उसमें एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा हीट रिलीज होगी। तो इसी वजह से सिस का जो है, सिस का जो होगा वो यहाँ पर HO से ज्यादा होगा, फिर बी, फिर सी, फिर आपका आया डी, और लास्ट में ए आया, क्योंकि उसके पास जो है कार्बन जो थे तो 3 ही थे। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे समझ आपको आया। हम लोग एक बहुत मेन अपनी एक एप्लीकेशन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, उसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन और रेडिकल। अब स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन रेडिकल के अंदर कैसे क्वेश्चन करना है तो मैं बारीकी से आपको हर 2-3 क्वेश्चन को बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा। ये मान के चल रहे हैं कि भाई आपका 11th उड़ा हुआ है तो 0 से शुरू करेंगे, ताकि आपको कई लोगों को जो नहीं आए तो मुख्य धारा में शामिल हो सके, और जिनको आता है उनके लिए भी है, टेंशन मत करो, आपको भी मसाला मिलेगा। क्या मिलेगा? बात करते हैं यहाँ पर कि स्टेबिलिटी ऑफ प्लस चार्ज और रेडिकल। पहले समझते हैं यहाँ पे है क्या। देखिए कई लोग क्या करते हैं, वो सीधा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, थोड़ा कंसेप्ट पढ़ते नहीं है। कंसेप्ट नहीं पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आएगा तो दिक्कतें आती है। तो बहुत बेसिक बातें हैं, उसको थोड़ा समझते हैं। ये CH3 देखो इधर, CH3 नाउ लिखा मैंने प्लस चार्ज, और ये CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल। ये CH3 प्लस में कार्बन के चारों तरफ कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बताओ पहले तो। क्या 6 इलेक्ट्रॉन है? ठीक। यहाँ पर इस कार्बन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है? क्या यहाँ पर है? अरे हाँ है ना। ये हेप्टेट है आपका, ये सेक्सटेट है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हम बोलते हैं ऑक्टेट है। अरे हाँ है ना। इन दोनों के अंदर इन दोनों का ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो ये दोनों प्लस चार्ज और रेडिकल हमेशा गरीब इंसान होते हैं। क्या होते हैं? इन दोनों गरीब इंसानों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। क्या चाहिए? ये गरीब कैसे हो गए? इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। क्या चाहिए इनको जिंदगी में? रोटी कपड़ा। तो जो जो फैक्टर इनको रोटी कपड़ा मकान देंगे, इनको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे भाई, वो इनको स्टेबल करेंगे। सारी गणित ये क्या आपको समझ में आया? अब इलेक्ट्रॉन देने वाले प्लस आई और माइनस आई में से कौन इलेक्ट्रॉन देता है? प्लस आई। तो इनके आसपास जो प्लस आई लगेगा वो इनको बढ़िया जिंदगी में, इनको जो है स्टेबल देगा, इनकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। क्या आएगी?
प्लस एम और माइनस एम में से कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है? प्लस एम। तो जाहिर सी बात है वहां पर प्लस एम जब भी इनके आसपास आएगा इनको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, इनको स्टेबल करेगा, इनकी जिंदगी में क्या आएगी? खुशहाली आपकी आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके सामने आते हैं तो आपको ये देखना है कि इनके आसपास प्लस आई या फिर प्लस एम वाले ग्रुप आए। एक शब्द था प्लस एच और एक था माइनस एच। माइनस एच का नाम था, हमने कहा था रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, और प्लस एच का मतलब था, हमने कहा कि जहां पे आपका जो है आपका नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन हमने बोला। तो इनके आसपास अगर प्लस एच वाले आएंगे वो इनको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, इसी वजह से ये आपका स्टेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कैसे होंगे, बताऊंगा अभी आपको मैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपके सामने इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है तो ये ध्यान रखना है एक ही चीज कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। इनको जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा किसी भी तरीके से इनको स्टेबल करेगा। क्या आपको यहाँ तक बात क्लियर हुई? ये जो मैंने बात बोली इसको मैं एक लाइन लिखवा देता हूँ ताकि आपको कुछ क्वेश्चन करने में आसानी हो। इसको आप इन दोनों डायग्राम को बना दे दो आप। इलेक्ट्रॉन पुअर। उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है आप लोगों को? आग लग रही है? एचओसी रिलीज हो रही है क्या? धुआं धुआं हो रहा है? छाता है? चलिए आप लिखिए। हाँ मैं दिख रहा है भाई, दिख रहा है। कई लोग ऐसे हैं, थोड़ा पढ़ाई करते हैं थोड़ी मस्ती करते हैं, थोड़ा पढ़ाई करते हैं फिर मस्ती करते हैं। और कुछ कुछ लोग तो जो है बस उनको इस मोमेंट का इंतजार होता है कि बस जो है टीचर जो है बस जो है कब हल्का सा हंसा दे, उसी के लिए जो है बैठे हुए हैं। बाकी तो वो स्टूडेंट नहीं, वो ऑडियंस है। चलिए आप लोग सभी लोग एक लाइन लिखिए आप लोग इसके अंदर। लिखिए कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल both are electron deficient. Electron deficient. Hence, electronic या electron donating, electron donating group stabilize both. Stabilize both. फुल स्टॉप इसी में लिखिए। If plus charge and radical, if plus charge and radical both delocalize, both delocalize, then dispersion of charges take place. Dispersion of charges take place. Dispersion of charges take place. Hence stability increases. Hence stability increases. इसको बनाइए, इसको लिखिए।
क्या हो गया? लिख दिया ये। पहले दो एग्जांपल में मैं आपकी हेल्प करूंगा, फिर कुछ एग्जांपल आपको मैं तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में दूंगा। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन के अंदर हेल्प करूंगा, तो फिर अगेन क्वेश्चन के बाद बारी आएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको समझाया जाएगा ताकि आपका वो तरीका या फिर क्वेश्चन करने का तरीका सही साट हो। इसमें अप्रोच मैटर करती है। अगर आप जो है वैक्यूम में जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी उसमें, फिर आपको जो है फिर आपको हर जगह आपको नया क्वेश्चन आएगा तो फंसोगे। जब किसी कैटायन की हो या रेडिकल की हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी, तो हम बात करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट की बात करते हैं या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं। फिर हम हाइपरकोनिक्स की बात करते हैं या फिर प्लस आई की बात करते हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा प्रायोरिटी, प्रायोरिटी में एम एच आई। पहले हम देखते हैं मेसोमेरिक, फिर देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये कहीं लिखा है अपन ने? क्यों होता है ऐसा, कोई बता सकता है? आप लोग भूल गए होंगे, मैं आप बता दूं इधर, क्योंकि ये काफी रोल पड़ेगा इसमें। आई के अंदर इंडक्टिव में सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं, बोलो। सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं, है ना। एच इफेक्ट के अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन जम करते हैं। क्या करते हैं? जम करते हैं। कोई जम कर रहा है, कोई खिसक रहा है, तो जम करने वाला जो है पहले आपका आगे पहुंचेगा ना। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जम करते हैं। तो जम करते हैं मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेशन होता है, यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकेशन होता है, यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करते हैं, मतलब खिसक रहे होते हैं। तो ये तरीका था। आपको कोई लॉजिक नहीं पूछेगा, लेकिन आपके दिमाग में ये कि क्वेश्चन करने पे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक मिनट, कई लोग जब ये बात करेंगे तो यहाँ पे हमें, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, जिनको आता है सुनना है आप लोगों को। बच्चों, हमें प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी पता करनी है। क्या पता करनी है? जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसको हमें, उस पर हमारी नजर होनी चाहिए, हमें उसकी स्टेबिलिटी पता करनी है प्लस चार्ज की। हमें पता है कि प्लस चार्ज गरीब इंसान है, अरे है ना। ना इन तीनों प्लस चार्ज में कोई ऐसा प्लस चार्ज है जहां पर हम कह सकते हैं कि मेसोमेरिक हो, नहीं रेजोनेंस हो? नहीं है। तो जब मेसोमेरिक, देखो तुम्हें तरीके से देख रहा हूँ कि एम नहीं लग रहा, फिर देखा मैंने एच इफेक्ट। क्या देखा? एच इफेक्ट। एच इफेक्ट समझते हो? एच इफेक्ट की सारी कहानी शुरू और खत्म होती है अल्फा एच पर। किस पे होती है? अल्फा एच पर। यहाँ पे प्लस चार्ज के कितने पड़ोसी हैं? तो हम बोलेंगे 3 अल्फा एच है, अरे है ना। यहाँ कितने हैं? 6 है, अरे है ना। यहाँ कितने हैं आपके? 9 अल्फा एच है, तो 9 हम बोलेंगे कि यहाँ पे ज्यादा अल्फा एच है, ये स्टेबल होगा, अरे है ना। अब ये कैसे स्टेबल होता है, मैं वजह बता रहा हूँ। देखो इधर, यहाँ पे स्टेबल कैसे हुआ देखते हैं कि आखिर का प्लस एच होने से स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती, देखते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने ये ना, यहाँ लिखा, यहाँ पे लिखा एच, अरे है ना। कितने अल्फा एच यहाँ पर? 9। ये प्लस चार्ज और बगल में सी एस टी है ना। सिग्मा और प्लस के बीच में कितने सिग्मा है? एक सिग्मा है। तो क्या सिग्मा बॉन्ड का इसके साथ कॉन्जुगेशन हो रहा है? सिग्मा का जब कॉन्जुगेशन देखते हैं उसी को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, अरे है ना। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, तो ये जम करेंगे यहाँ पर। तो ये एक भूखा इंसान था, गरीब इंसान था, इसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ऐसा कितनी बार होगा, कितनी बार मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स? 9 बार होगा, अरे है ना। 3 बार यहाँ से, 3 बार यहाँ से, 3 बार यहाँ से। तो इस प्लस चार्ज यानी गरीब इंसान की जिंदगी में थोड़ी खुशहाली आएगी, अरे है ना। तो हमने कहा ये आपका है एच इफेक्ट, तो लिखा मैंने, इसको लिखा मैंने एच इफेक्ट, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑर्डर, रुको रुको, अभी यहाँ पे मैंने बताया नहीं अभी फिलहाल में, यहाँ पे ए से ज्यादा स्टेबल होगा बी, बी से ज्यादा होगा सी वाला, अरे है ना। अब सी वाला स्टेबल है, क्यों है? क्योंकि इसमें हो रहा है हाइपर कंजुगेशन। क्या इंडक्टिव हो रहा होगा? सुनना अभी आपको, आपको सब समझ आपको आएगा। ये लिखा है मैंने एच इफेक्ट, ठीक है। तो मैंने लिखा ये स्टेबल है, सी वाला जो है आपका स्टेबल। ये क्वेश्चन पूछा गया नीट के अंदर, स्टेबल है क्योंकि आपका ड्यू टू, यहाँ पे लिखा है ड्यू टू, तो हमने बोला आपका एच इफेक्ट और हमने लिखा आई इफेक्ट, अरे है ना। दोनों में से डोमिनेटिंग कौन सा होता है? एच इफेक्ट। तो एच इफेक्ट का डायग्राम मैंने बना दिया, दिख रहा है आपको? अब आई इफेक्ट का, हाँ ये आपका जो है आई इफेक्ट, ये आपका डायग्राम मैंने बना दिया इसका एच का। अगर आई का मैं डायग्राम बनाऊं कि आई का कैसे डायग्राम बनेगा, तो ना यहाँ बनेगा ऐसे, सी एस टी सी एस सी सी एस टी। क्या आपको गरीब इंसान दिख रहा है? गरीब इंसान को क्या चाहिए जिंदगी में? इलेक्ट्रॉन चाहिए, अरे है ना।
बच्चों ये CH3 जो होता है प्लस आई ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है, अरे है ना। अब ये आपके इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, ये सप्लाई करेंगे, सप्लाई करेंगे ना, सप्लाई है, सप्लाई है, सप्लाई रहना, ये सप्लाई के सप्लाई कर रहे हैं। तो गरीब इंसान था, उसको ये तीनों सप्लाई है, सप्लाई कर रहे हैं, तो इंडक्टिव से इस गरीब इंसान तक इलेक्ट्रॉन पहुंचने स्टेबल हो रहा है। आपके सामने दो डायग्राम बना रखे हैं, ये आपका आई इफेक्ट का है या एच का है, क्या आपको अलग अलग दिख रहा है? यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन हवा में जंप कर रहे हैं, यहाँ पे कोई हवा में जंप नहीं हो रहा है, वो खिसक रहे हैं। तो इसी वजह से व्हाट वी से टर्शी टर्शी कैटायन, ये सेकेंडरी कैटायन है, ये प्राइमरी कैटायन है। टर्शी समझते हो? टर्शी कैटायन जो है स्टेबल हो रहा है, क्योंकि इसमें एच इफेक्ट और आई इफेक्ट दोनों ही वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी जनरेट हो रही है। दोनों में से डोमिनेटिंग कौन सा होगा? एच इफेक्ट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, चिपका उसको। पहले क्वेश्चन में हमने डायग्राम बनाए हैं ताकि आपको पहले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझ में आए कि हाँ यार कॉन्सेप्ट है क्या। नहीं तो होता क्या है, आपको सीधा सीधा आंसर जो है मैं आंसर रख दूंगा, और होगा ये कि वो फिर आप भूल जाएंगे, और उसके बाद फिर कुछ नए क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको दिक्कतें आती है। तो इसलिए हम लोग लिखने में कंजूसी करते हैं, या फिर समझने में हम लोग इसे एज इफेक्ट की वजह से क्यों हो रहा है, तो कि हमने कहा ये देखो यहाँ पे हो रहा है। इससे फायदा ये होता है कि एज इफेक्ट भी समझ में आता है कि हाँ एज इफेक्ट में ऐसा होता है। पॉइंट नंबर 2 में आपको समझाऊंगा, पहले आप तो ए फर्स्ट फर्स्ट के डायग्राम बना लो। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड, इधर आज के लास्ट दो क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। बच्चों यहाँ पे प्लस चार्ज है, एक गरीब इंसान है, ये प्लस चार्ज है, गरीब इंसान है। दोनों में आपको एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन दिख रहा है, क्या दिख रहा है आप लोगों को? स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? रेजोनेंस देखते हैं। एम इफेक्ट मतलब वही आर इफेक्ट। क्या देखते हैं पहले? रेजोनेंस। क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है? ये प्लस चार्ज और ये पाई बॉन्ड के बीच में क्या कॉन्जुगेशन है क्या? जी हाँ। बताओ कौन फ्लो करेगा? आपने ये बात काम कर रखा है, ये डबल बॉन्ड और ना उसके पास प्लस चार्ज है, बताओ कौन फ्लो करेगा? क्या पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पाई करते हैं? ये हमने आरएस बनाने में सीखा है। नहीं आया तो अगेन बता रहा हूं मैं आपको इसके अंदर। तो ना यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की तरफ शिफ्ट करेंगे, अरे है ना। इस गरीब इंसान को पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। इस गरीब इंसान को यहाँ पर दो इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन मिले थे, एक तो है आई का फ्लो हो रहा था, और एक आपका सॉरी सिग्मा का फ्लो हो रहा था, और सिग्मा का खिसक रहे थे, अरे है ना। कौन सा ज्यादा पहले आएगा, रेजोनेंस या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन? तो इस गरीब इंसान को यहाँ से ज्यादा मतलब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर हम बोलेंगे कि इसके अंदर यहाँ पे आपका आंसर रहेगा बी देन ए रहेगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? बच्चों इस रिंग को आप C6H5 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको हम लोग फिनाइल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये 11th का नॉलेज है, अगर नहीं आपको आता तो सीखो भाई कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। पीएच बोले तो बोलता है फिनाइल, क्या बोलते हैं? फिनाइल। अगर क्वेश्चन ऐसा हो ना, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, ये सब जो है गरीब इंसान है, हम गरीब इंसान के स्टेटमेंट पे देखते हैं रेजोनेंस, क्या देखते हैं? यानी मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पर 3 रिंग है, क्या यहाँ पर ज्यादा रेजोनेंस होगा? अच्छा, ज्यादा रेजोनेंस होने से क्या हो जाएगा कि ये गरीब इंसान है, इसको ये जब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे तो इसकी जिंदगी में थोड़ी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इसकी स्टेबिलिटी आएगी। तो हमने बोला कि यहाँ पे मोर रेजोनेंस होगा, और ये प्लस चार्ज जो है स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी। लिखा है बेंजीन सप्लाई कर रही इलेक्ट्रॉन्स, तो इस यहाँ पे आपका आंसर आपका आएगा सी देन बी देन ए। क्या आपको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के से जुड़े हुए हम लोग कल करेंगे, तो थोड़ा पढ़ के आना।